Good morning, class. Now let's start the next topic of chapter New Kings and Kingdoms, चौहान्स. सी बेसिकली चैप्टर इस टॉपिक का नाम चौहान्स नहीं है, टॉपिक का नाम होना चाहिए राजपूत क्लैंस, बट सिंस इन द सिलेबस इट इज़ मेनली गिवन अबाउट चौहान्स, तो हम बेसिकली पढ़ेंगे चौहान्स के बारे में. बट बिफोर दैट चौहान्स जो कि आते हैं राजपूत क्लैंस के अंडर, वी विल स्टडी अ ब्रीफ अबाउट दैट हु वर राजपूत्स, how they originated, how they came to power, etc. So let's see. बात करें राजपूत क्लैंस की, so the dominance of Rajputs it began from the 7th and 8th centuries and lasted till the Muslim conquest in the 12th century. That means जब मोहम्मद गोरी यहाँ से चला गया था और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की सत्ता दी थी, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड आता है, मेनली तब तक माना जाता है कि राजपूत्स का डोमिनेंस था. उसके बाद भी राजपूत रीजनल किंगडम बहुत से रहे, बट मेनली इनका जो कहते हैं बोलबाला होता है, इट वॉज टिल द 12th सेंचुरी. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन, मतलब राजपूत बेसिकली आए कैसे, वो कहाँ से आए. सो देर आर मैनी थ्योरीज विच आर गिवन फॉर द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स. द फर्स्ट इज दे आर ऑल्सो नोन एज descendants of foreign invaders. Descendants mean वंशज. किनके वंशज कहे जाते हैं? शाकास, कुशांस, हुनस. इनके कहते हैं कि जो राजपूत हैं वो इनके वंशज हुआ करते थे, जो कि बाद में राजस्थान के रीजन में सेटल हो गए और अपने आप को मतलब दे इमर्ज्ड एज अ वॉरियर क्लास. Some historians believe that they were the क्षत्रिय वर्णा of the ब्राह्मणवादी सिस्टम. मतलब ब्राह्मणों का ही एक आप कह सकते हो लाइक एक अलग ब्रांच, मतलब एक अलग ब्रीड निकली जो कि एक क्षत्रियों की तरह थी, जो वॉरियर रेस की थी. ये भी माना जाता है कि राजपूत जो हैं इस तरह से भी ओरिजिन में है. तीसरा लिंक आता है दैट पीपल से दैट दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ द सूर्यवंश एंड द चंद्रवंश. दैट मीन्स लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्ण. जो सूर्यवंश है वो भगवान राम का वंश था और जो चंद्रवंश है वो भगवान कृष्ण का वंश था. सो इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट ये जो राजपूत हैं ये सूर्यवंश या चंद्रवंश को बिलोंग करते थे. एंड द लास्ट थ्योरी एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ राजपूत इज बिलीव दैट अग्निकुल ओरिजिन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्निकुल ओरिजिन? ऐसा माना जाता है दैट ऋषि वशिष्ठ ने माउंट अबू में एक यज्ञ किया था जिससे 4 तरह के राज क्लैंस निकले थे: प्रतिहार, चहमनास या चौहान्स ऑफ अजमेर, चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड एंड परमार्स ऑफ मालवा. अब ये मिथ है कि ये फैक्चुअल है, इट स्टिल डिस्प्यूट, बट ये भी माना जाता है कि इस तरह के अग्निकुल ओरिजिन से राजपूतों का जन्म होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स. अब ये जो राजपूत स्टेट्स हैं इट कंटिन्यू टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. द पीपल ऑफ द राजपूत क्लैंस दे वर ट्रिमेंडस वॉरियर्स, मतलब बहुत ही शानदार योद्धा थे. कभी किसी के सामने हार नहीं मानते थे, गिव अप नहीं करते थे, दुश्मन को कभी निहत्था नहीं मारते थे. अनलाइक जो बहुत सारे इन्वेडर्स हैं, वी विल बी स्टडिंग अबाउट देम, जो जिसको कहते हैं ना पीठ पे मारना. राजपूत कभी पीठ पे नहीं वार करते थे. दे वर सच ग्रेट एंड सच powerful people and such loyal people. Then Rajputs were the main defenders of Hindu religion and culture. बात करें अगर हमारे हिंदू धर्म की रक्षा की, सुरक्षा की, तो राजपूत क्लैंस ने इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था ड्यूरिंग द 7th to 12th century. It was believed that by the 8th to 12th century there were about 36 राजपूत क्लैंस. मतलब अलग अलग तरह के 36 राजपूत के वंश, मतलब 36 वंश थे. लाइक योर गहड़वाल ऑफ कन्नौज, तोमर्स ऑफ दिल्ली, सोलंकीज, चौलक्यास ऑफ गुजरात एंड सो ऑन. नाउ सिंस इन अ सिलेबस इट इज गिवन अबाउट द चौहान्स और चहमनास, लेट्स स्टडी अबाउट देम. राजपूत जो होते थे दे मेड वॉर देयर चीफ ऑक्यूपेशन. मतलब लड़ाई उनका, लड़ाई नहीं कहूँगा, अपने सम्मान अपने हक के लिए लड़ना, ये राजपूतों की शान थी और राजपूत कभी किसी के सामने झुकते नहीं थे. नाउ लेट्स सी चौहान्स एंड चहमनास.
द चौहान्स दे वर द मोस्ट वेलियंट ऑफ द राजपूत रेसेस एंड रूल्ड मेनली अजमेर पोर्शन। जो चौहान्स थे ये बेसिकली अजमेर पोर्शन पे रूल करते थे और बहुत ही ये एक मतलब कह सकते हैं राजपूत का वेलियंट क्लैन था, बहुत ही बहादुर क्लैंस थे ये। दे रूल्ड इन बिटवीन 7th एंड 11th सेंचुरीज। सबसे पहले दे मेड देयर कैपिटल एट शाकाम्बरी, दैट इज सांबर, बट लेटर दे मेड अजमेर एज देयर कैपिटल और वहाँ से स्टार्ट होता है द चौहान्स ऑफ अजमेर। बात करें चौहान्स ऑफ अजमेर की, सो प्रीवियसली दे वर द फेड्यूट्रीज ऑफ प्रतिहारास। फेड्यूट्री मतलब जागीरदार, ये पहले प्रतिहार के जागीरदार थे। सॉरी, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि ये सांबर कहाँ पे है। सो इट इज़ नियर जयपुर, ओके, पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान, ये जयपुर के पास है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो चौहान्स जो थे दे वर द फेड्यूटरीज ऑफ प्रतिहारा, मतलब जागीरदार थे प्रतिहार के सबसे पहले ये, और इन्होंने खुद को स्वतंत्र कब घोषित किया, दैट मीन्स दे डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग सिम्हा राजा। ही laid the foundation of the Chauhan dynasty in the year 944 to 971 and adopted the title of Maharaja Dhiraja. After Simha Raja, who was the founder, came Vigrahara Raja. Vigrahara Raja II, he captured Chittor. Then came Ajay Raja, he founded Ajmer. Then came Vigraha Raja IV, who captured Delhi from Tomars. See, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे मेजर कॉन्क्वेस्ट और बैटल्स थे, बट आई एम ओनली टेलिंग यू द मेन पॉइंट्स, ओके। विग्रह राजा का मेन पॉइंट क्या था, दैट ही कैप्चर चित्तौर। अजय राजा ही फाउंडेड अजमेर। विग्रह राजा ही कैप्चर दिल्ली फ्रॉम तोमर्स इन द ईयर 1151 एंड देन केम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडियन सॉइल, भारत का जिसको आप कह सकते हैं सच्चा वीर सपूत, पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौरा। फोक टेल्स में पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता है, हु असेंडेड द थ्रोन इन द ईयर 1177 एंड रूल्ड टिल 1192। व्हेन पृथ्वीराज चौहान केम टू पावर, दैट टाइम हिज एज वॉज ओनली 11, केवल 11 साल की उम्र में उसने राजगद्दी संभाल ली थी। नाउ पृथ्वीराज चौहान ही स्कोर्ड विक्ट्रीज ओवर द चंदेलास ऑफ बुंदेलखंड, चौलक्यास, भीमा टू, इट वॉज द नेम ऑफ अ किंग, एंड गहरवाल्स Jayachandra. Now, till Prithviraj Chauhan, the Ajmer portion and India was protected by the Rajputs. But unfortunately, Prithviraj Chauhan, in one of the battle known as the Battle of Tarain, which took place in the year 1192, which we will be discussing in details, that came out as a turning point in the Indian history, where the Rajputs completely lost its power. Let's understand it. बहुत ध्यान से सुनना, एक कहानी की तरह सुनना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। You must have seen that यहाँ पे एक नाम है जयचंद्र, मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है। Now understand it. पृथ्वीराज चौहान was married to a princess whose name was संयुक्ता। अब ये जो संयुक्ता थी, she was daughter of जयचंद्र। पृथ्वीराज चौहान कौन था? राजपूत था, चौहान वंश का। वेयर एज ये जो जयचंद्र था, ही वॉज अ गहरवाल, ये भी राजपूत था, बट आई जस्ट टोल्ड यू ना कि राजपूत के अलग अलग क्लैंस थे, 36 अलग अलग क्लैंस थे। पृथ्वीराज चौहान था चौहान वंश का और जयचंद्र था गहरवाल का। अब जो गहरवाल के एंसेस्टर्स थे और जो पृथ्वीराज चौहान के एंसेस्टर्स थे, इन दोनों के बीच में राइवलरी थी, मतलब क्या थी? दुश्मनी। नाउ सिंस पृथ्वीराज चौहान वो संयुक्ता के स्वयंवर से वो संयुक्ता को उठा के ले गया था इन फ्रंट ऑफ जयचंद बाय फूलिंग द आर्मी ऑफ जयचंद। ये बहुत एक डिटेल टॉपिक है हिस्ट्री का, हमें बहुत ज़्यादा इतने डिटेल में नहीं जाना है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, जब पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को उनके स्वयंवर से ले गया एंड ही डिड मैरिज, सो दिस वॉज नॉट डाइजेस्टेबल टू जयचंद्र। नाउ दिस पर्सन, बिकॉज सिर्फ क्योंकि उसको पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना था, he took help of Muslims of north, that is Muhammad Ghori, to destroy Prithviraj and annexed his kingdom. And he was one of the most prominent factors, मतलब एक सबसे बड़ा important factor था राजपूतों की हार तक का, क्योंकि इसने जाके मुसलमानों मतलब इस मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाया, जिसके कारण से इस्लामिक इन्वेजन्स इंडिया में बढ़ी।
फाइनली राजपूत हार गए और मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में स्टार्ट हो गया. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट पृथ्वीराज चौहान, सो पृथ्वीराज चौहान ने वैसे तो बहुत सारी बैटल्स लड़ी, ही बिकेम विक्ट्रियस, बट वन पर्सन with whom he fought battle and which became a turning point was मोहम्मद घोरी. मोहम्मद घोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान हैड टू बैटल्स. द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तराइन जो है आज की डेट में हरियाणा में है एंड इज नोन एज तारोरी. ओके, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन. नाउ द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन was held in the year 1191 and second in the year 1192. In the first battle, Prithviraj Chauhan became the winner, whereas in second battle of Tarain, unfortunately, he was defeated and Muhammad Ghori became the winner. Now with this became a turning point because जैसे यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हारे, एक तरह से समझ लीजिए कि राजपूत डायनेस्टी अपने बिल्कुल एंड पे आ गई. इसके बाद एज सच कोई भी पावरफुल रूलर नहीं बचा. एज अ रिजल्ट मोहम्मद गोरी ही लूटेड इंडिया, बहुत बुरी तरह से उसने इंडिया को, भारत के मंदिरों को बर्बाद किया, तहस नहस किया, पूरी यहाँ से वेल्थ उठा के सोना वगैरह सब ले गया. एंड ब्रूचियल मतलब बहुत बुरी तरह से लोगों को मारा काटा, मतलब इसको कहते हैं विध्वंस मचा दिया. एंड ही टुक दिल्ली, बंगाल, बिहार, गंगा यमुना दोअब अंडर हिज. विद दिस राजपूत डायनेस्टी ऑलमोस्ट लॉस्ट कंट्रोल ओवर इंडिया. और इस तरह से जो राजपूत डायनेस्टी है उसका मतलब बहुत ही कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरी तरह से उसका अंत हो गया, खात्मा हो गया. आफ्टर पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद भी राजा थे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान के किंगडम के बारे में पढ़ लें. इवेंट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन पृथ्वीराज रासो विच इज कंपोज बाय चंद्रबरदाई. नाउ चंद्रबरदाई, he was the court poet of चौहान किंगडम. एंड पृथ्वीराज रासो में जो कि चंद्रबरदाई ने लिखी है, उसने पृथ्वीराज के पूरे मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं बायोग्राफी सॉर्ट ऑफ लिखी है. सो चंद्रबरदाई ने अपनी बुक पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के बारे में मतलब एक तरह से उनकी पूरी लाइफ को डिस्क्राइब किया है. आफ्टर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज चौहान, ना वन थिंग मोर, ये मत सोचने कि अभी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई थी. एक अच्छी मतलब बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें आपको ये साबित होगा कि पृथ्वीराज चौहान सच में एक जिसको कह सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, एक सच्चा वीर था जिसने वीर गति को प्राप्त किया था. बट बिफोर दैट पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर कर ले, देन आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ बेसिकली पृथ्वीराज चौहान डाइड. ओके, सो आफ्टर पृथ्वीराज चौहान, when he lost the battle in the battle of Tarayan, after that Hari Raja came to power. Now who was this Hari Raja? Basically what happened was when Muhammad Ghori he won in the second battle of Tarayan, he went from India. तो उसने पृथ्वीराज के यंग्स मतलब एक बेटा, ये बेटा था जिसका नाम था गोविंदा, उसने उसको अजमेर में मतलब राजा बना के वहाँ से चला गया अंडर हिज अथॉरिटी, मतलब अपने अंडर. भाई अब क्योंकि ये खुद जीत चुका है तो उसने पृथ्वीराज चौहान के बेटे को वहाँ राजा बना दिया, जो अब एज पर द ऑर्डर्स ऑफ मोहम्मद गोरी ही रूल करेगा. बट वॉट हैपेंड, गोविंदा वॉज डीथ्रोन्ड एंड बेनिश्ड बाय हरी राजा. ये हरी राजा कौन था? हरी राजा वॉज पृथ्वीराज ब्रदर. वॉट डिड हरी राजा डिड, उसने मुस्लिम अधिपत्य मतलब मान लिया. मुस्लिम अधिपत्य मतलब होता है कि उसने हार मान ली और वो वही करेगा जो उसको मोहम्मद गौरी कहेगा, बिकॉज ही बिकेम द किंग. उसने उसके अधिपत्य स्वीकार कर लिया. ओके, सो हरी राजा ही बिकेम द नेक्स्ट किंग एंड ही वॉज ऑल्सो फाइनली ओवरथ्रोन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. और यहाँ से जो स्लेव डायनेस्टी है या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की नींव डाली गई और फाइनली चौहान वंश का एंड हो गया. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टर्किश इन्वेजन्स इन इंडिया, पर्टिकुलरली गजनीवास एंड महमूद ऑफ गजनी. नाउ बहुत ध्यान से समझना, ये पृथ्वीराज चौहान मतलब चौहान डायनेस्टी से ये पूरा रिलेटेड है. एज आई टोल्ड यू, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान की सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में डेथ नहीं हुई थी. ये सब चीज़ें अब इससे रिलेटेड हैं, बट उससे पहले हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, ये सब कौन है, ये गजनीवास क्या है, टर्किश इन्वेजन्स क्या है. सी, वी नो दैट इंडिया इज अ कंट्री विच वॉज इन्वेडेड बाय नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स. यहाँ पे जनरली
मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, इस्लाम, अदर कंट्री से बहुत सारे रूलर्स आए थे। बात करें टर्किश इन्वेजन्स की, टर्किश इन्वेजन मतलब जो तुर्क कहते हैं जिसको, जो टर्की से आए, ये इंडिया में कैसे आए, क्या हुआ, सबसे पहले इंडिया में मुसलमान कब आए एज ईदर ट्रेडर्स और एज कॉन्करर्स एक्सेट्रा, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो सी अबाउट द टर्किश इन्वेजन्स इन इंडिया। Muhammad bin Qasim, he was the first person who invaded India. See, what happened was in the year 712 CE, India एक सोने की चिड़िया है, ये पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट पता चल चुकी थी दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज़ रिच इन यू से रॉ मटीरियल्स, यहाँ बहुत मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग है, मतलब भारत कितनी रिच कंट्री है सबको ऑलमोस्ट पता चल चुका था। एज अ रिजल्ट जो तुर्क थे उनकी भी नज़र भारत पे पड़ने लग गई। सो इन इंडिया मोहम्मद बिन कासिम ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड द इंडियन टेरिटरी इन द ईयर 712 CE। ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर जिसने सिंध पे अटैक किया और दाहिर जो कि रूलर ऑफ सिंध था उसको डिफीट किया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये सिंध तो इंडिया में है ही नहीं, तो बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। सिंध उस टाइम इंडिया का ही पोर्शन था, ये पाकिस्तान से लगा हुआ, ओके, it was a portion of India. So he was the first person or the first Muslim to, sorry, he was the first Muslim who invaded the Indian territory in the year 712 century, sorry 712 CE. Now ये तो बात चल रही है अभी 8th सेंचुरी की। बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी एक टर्किश स्लेव था। टर्किश स्लेव मतलब जो इनके अंडर काम करते हैं, जैसे राजा महाराजा होते थे तो इनके अंदर बहुत से ऑफिशियल्स काम करते थे, उसी में से एक टर्किश स्लेव था जिसका नाम था अल्फ्टागिन। अल्फ्टागिन ही एस्टैब्लिश्ड द टर्किश डायनेस्टी एंड मेड गजनी एज इज कैपिटल। मतलब बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एक इंसान जिसका नाम था अल्फ्टागिन जो कि एक टर्किश स्लेव था, उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया, मतलब उसने खुद की एक नई डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था टर्किश डायनेस्टी, और उसने गजनी जो कि अफगानिस्तान में उसको अपना कैपिटल बनाया। अब इस अल्फ्टागिन का सन इन लॉ मतलब दामाद इसका कौन था? सुबुक्तुगीन, who was the son in law of अल्फ्टागिन। ही फाउंडेड द गजनीवाद्स। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्किश इन्वेजन्स इन इंडिया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आया, मतलब ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया, खत्म, मोहम्मद बिन कासिम का कंसेप्ट खत्म। देन बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी एक टर्किश स्लेव जिसका नाम था अल्फ्टागिन, उसने एक नई डायनेस्टी जिसका नाम था टर्किश डायनेस्टी की नींव रखी और उसने अपना कहाँ कैपिटल बनाया? गजनी, अफगानिस्तान। अभी अल्फ्टागिन का भी इंडिया में कोई रोल नहीं है। अब इसके बाद जितने भी सक्सेसर्स आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, अब इनका इंडिया में रूल स्टार्ट होता है, तो उनको समझाने से पहले ये समझना ज़रूरी था। अब अल्फ्टागिन का दामाद दैट इज सन इन लॉ ऑफ अल्फ्टागिन जिसका नाम था सुबुक्तागिन, ही इन द ईयर 977 केम टू पावर एंड ही फाउंडेड अ डायनेस्टी नोन एज द गजनीविड्स। उसने ये डायनेस्टी बनाई जिसका नाम था गजनीविड्स। एंड भाई अगर वो ये डायनेस्टी बना रहा है तो बट ऑब्वियसली वो इसका फाउंडर कहलाएगा। ही बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड रूल फ्रॉम 977 टू 998। नाउ यहाँ से अब ये जो तुर्क हैं, मतलब ये जो टर्की के लोग हैं, इनकी नज़र भारत पे पड़ गई। एंड इसके बाद अब जो होगा उसी में आप पढ़ेंगे कैसे अब इंडिया की हिस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो रही है। सुबुक्तुगीन ही डिफीटेड द हिंदू किंग जयपाला एंड कैप्चर पेशावर। मतलब ये जो सुबुक्तुगीन था इसने पेशावर पे अटैक किया और किसको हरा दिया? हिंदू किंग जयपाल को। हु हेल्ड टेरिटरीज एक्सटेंडिंग फ्रॉम पंजाब एंड मॉडर्न अफगानिस्तान। मतलब ये जो हिंदू किंग था जयपाल, इसकी टेरिटरीज कहाँ तक थी? पंजाब और मॉडर्न अफगानिस्तान में थी। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रियलाइज द डेंजर पोज बाय द गजनीवाज। तो इस तरह से सुबुक्तुगीन ने इसको हराया। आफ्टर सुबुक्तुगीन महमूद ऑफ गजनी, आफ्टर सुबुक्तुगीन महमूद ऑफ गजनी केम टू पावर। नाउ ही अटैक इंडिया 17 टाइम्स। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, लोग महमूद ऑफ गजनी और महमूद गौरी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। महमूद गजनी एक अलग है, मोहम्मद गौरी एक बिल्कुल अलग हैं ये सभी टर्किश मतलब ओरिजिन के, लेकिन हैं दोनों अलग। तो सुबुक्तुगीन का बेटा था महमूद ऑफ गजनी
जिसने इंडिया में 17 बार आक्रमण किया और मैक्सिमम टाइम वो जीता यहाँ से। वॉट ही डिड, ही प्लंडर्ड रिच टेम्पल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। मतलब प्लंडर्ड मतलब होता है किसी चीज़ को लूटना, कहते हैं ना, भारी तबाही मचाई, मारकाट मचाई और भारत के मंदिरों को उसने लूटा और पूरे नॉर्दर्न इंडिया को ऑलमोस्ट उसने मतलब सभी वहाँ से पूरा पैसा वगैरह इकट्ठा करके ही वेंट बैक टू गजनी। क्यों? क्योंकि भाई अफगानिस्तान वगैरह से आए थे, वही इनका कैपिटल था। उसने 17 बार इंडिया में अटैक किया। ड्यूरिंग हिज 16th एक्सपीडिशन, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इट इज एंड ड्यूरिंग हिज 16th एक्सपीडिशन, मतलब जब उसने 16वीं बार भारत पे आक्रमण किया था तब उसने सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह से, सोमनाथ मंदिर कैथवार सौराष्ट्र में जो है, उसने उसको बुरी तरह से तबाह किया। ही प्लंडर्ड मतलब लूटा उसने उस मंदिर को, वहाँ से पूरा सोना पैसा सब कुछ ले गया। मीन्स दिस हाउ दीज पर्सनस, दीज टुर्क्स, दे डिवास्टिकेटेड इंडिया, इन्होंने पूरे भारत को बर्बाद किया। फाइनली आफ्टर टेकिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ, मतलब भारत से खूब सोना चांदी सब पैसा लेके ही वेंट to his capital Ghazni in 1026 he returned. See, basically Mahmud of Ghaznavi, he didn't wanted to rule over India. उसका काम था भारत आओ, लूटपाट मचाओ, यहाँ से पूरा वेल्थ लेके चले जाओ। आर्टिशियंस और लर्न मैन को भी वो यहाँ से ले जाता था। ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रीबर्थ ऑफ ईरानियन कल्चर। वो यहाँ से जितना भी वेल्थ पैसा सब लेके जाता था, ही डेकोरेटेड द पैलेसेस, मॉस्क्यूज एंड टोम्स इन गजनी विद दिस वेल्थ। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, उसके कोर्ट में भी बहुत से स्कॉलर्स थे, मतलब उसके राज्य में भी बहुत अच्छे अच्छे कुछ स्कॉलर्स हुए थे, लाइक फिरदौसी हु इज़ द ऑथर ऑफ शाहनामा, अल बरूनी हु इज़ द ऑथर ऑफ किताब उल हिंद। देन फाइनली इन द ईयर 1036 महमूद ऑफ गजनवी डाइड एंड विद हिम दिस गजनीवाद एम्पायर ऑल्सो लॉस्ट पावर। नाउ आफ्टर दिस वॉट हैपन, इन्हीं गजनीवाद डायनेस्टी के वसाल, वसाल मतलब क्या होता है, जागीरदार थे घुर डायनेस्टी के लोग। मतलब जो घुर GHURID, घुरिड जो एक डायनेस्टी थी जिसके लोग जो थे वो क्या थे, दे वर द जागीरदार्स ऑफ गजनी, या मैं सीधे से बोल देता हूँ ये जो गजनीविद एम्पायर था ये इसके जागीरदार थे। नाउ व्हाट हैपेंड व्हेन, जब ये गजनीवाद एम्पायर पूरी तरह से आफ्टर महमूद ऑफ गजनवी डाइड उनकी पावर चली गई, सो ये जो जागीरदार थे घुरिड डायनेस्टी के, जो जागीरदार थे, जो कि जागीरदार किसके थे, गजनीवाद एम्पायर के, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ डायनेस्टी नोन एज द घुरिड डायनेस्टी। एक एक चीज़ को बिल्कुल मतलब ध्यान से समझो कि किस तरह से चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती आ रही, ठीक है। घुरिड डायनेस्टी, he laid the foundation of Ghurrid dynasty, and it is believed that he was the actual founder of Islamic empire or say power in India. Now when this dynasty came to power, the first person who laid the foundation was Shahabuddin Muhammad और मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम, या फिर मेन इसका नाम क्या है, मोहम्मद घोरी। यही था वो इंसान जिसके बाद इंडिया की एक तरह से पूरी हिस्ट्री बदल गई थी। रिमेंबर मैंने आपको बताया था अभी बैटल ऑफ टराइन, अब हम बताएंगे कि किस तरह से इंडिया में चेंजेस आए। तो यहाँ से आया मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी की हिस्ट्री बताने के लिए इतना पूरा बताना ज़रूरी था। नाउ अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ फाइनली द इस्लामिक और द टर्क्स दे एंटर्ड इंडिया, हाउ दे इन्वेडेड इंडिया। ओके, सो ये जो शहाबुद्दीन मोहम्मद, या इसी का नाम है मोहम्मद घोरी, ही असेंडेड द थ्रोन इन गजनी फ्रॉम द इन द ईयर 1173 एंड रूल टिल 1202। इसने मतलब राज अपना गजनी में ही संभाला, गजनी एम्पायर में। बट जब इसको भी इंडिया के बारे में पता चला, इंडिया की वेल्थ के बारे में पता चला, सो हिज माइंड सेटअप चेंज। अनलाइक महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग अ परमानेंट एम्पायर इन इंडिया एंड नॉट ओनली मियरली लूटिंग इट्स वेल्थ। दैट मीन्स मोहम्मद गौरी महमूद ऑफ गजनी जैसा सोचता था कि मुझे सिर्फ इंडिया से वेल्थ लेके जानी, ही वॉज नॉट इन थिंकिंग ऑफ सच। उसने सोचा था कि वो इंडिया में आएगा, अटैक करेगा, यहाँ पे एक परमानेंट एम्पायर मतलब इस्टेब्लिश करेगा घुरिड डायनेस्टी का। सो व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन इन द ईयर 1173, ही मेड 7 मेजर इन्वेजन्स
इन इंडिया, मतलब 7 बार कहा जाता है उसने इंडिया में आक्रमण किया. नाउ दिस ऑल्सो हैज़ अ डिस्प्यूट, सम से ही अटैक 7 times, सम से ही अटैक 21 times. There is a book named Prithvi Raja Prabandha, written in the year 1936. It says that overall Muhammad Ghori, he attacked India 8 times, and where in the 7 battles he was defeated and in 1 battle he won. Whereas in a book named Prabandha Kosha, which was written in the year 1349, it is said that overall he invaded India 21 times, जहाँ पे वो 20 बार हारा और 1 बार जीता. ओके, सो 2 तरह की इस तरह से थ्योरीज हैं, कोई कहता है 7, कोई कहता है 20. सो इन हिज मेजर इन्वेजन्स, दैट इज मोहम्मद गौरी के जो मेजर इन्वेजन्स इंडिया में थे, व्हाट ही डिड, ही कॉन्कर्ड मुल्तान, गुजरात, पंजाब, लाहौर, पेशावर, सिंध. इस तरह से धीरे धीरे वो यहाँ से बढ़ता 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 अब उसकी नज़र कहाँ पे पड़ी, अब उसकी नज़र पड़ी अजमेर पर. मतलब इंस्टेड आई शुड नॉट से अजमेर पर उसकी नज़र पड़ी, उसकी नज़र पड़ी दिल्ली पर. और जब उसने दिल्ली पे हमला, मतलब वो इंडिया में एंटर करने लगा, तो उसकी बैटल किससे होने लग गई, पृथ्वीराज चौहान. नाउ in the first battle of Tarain, I already told you earlier, Prithviraj Chauhan won. In the second battle of Tarain, Muhammad Ghori won. Now this battle became turning point in history. Now if you remember, I told you कि when in the second battle Prithviraj Chauhan he was unfortunately defeated, तो राजपूत डायनेस्टी का एक तरह से पूरी तरह से समझ लो अंत ही हो गया. द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इट प्रूव टू बी अ डिसीजिव बैटल एंड इट वॉज अ मेजर डिजास्टर फॉर द राजपूत. नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना, पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पे डेथ नहीं हुई थी. वॉट बेसिकली मोहम्मद गौरी डिड, ही टुक पृथ्वीराज चौहान विथ हिम टू गजनी, दैट इज़ अफगानिस्तान. मतलब उसे कैदी बंदी बना लिया और उसको अपने साथ अफगानिस्तान ले गया. देयर पृथ्वीराज चौहान वॉज वेरी वेरी बैडली टॉर्चर्ड, एंड मतलब टॉर्चर लेवल इतनी बुरी तरह का था कि मोहम्मद गौरी ही टुक आउट हिज आइज, मतलब उसने एक आयरन रॉड से पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़वा दी एंड मेड हिम ब्लाइंड. नाउ वॉट हैपेंड वॉज, ड्यूरिंग दिस बैटल चंद्र बरदाई जो है वो एक जगह पे कैद था. अब ये बहुत मतलब हिस्ट्री का बहुत एक मतलब यू कैन से अ वेरी वास्ट टॉपिक, कैसे कैद था. चंद्र बरदाई को जिसने कैद कर लिया था बैटल के टाइम, उसका नाम था हाहुली राय. अभी बहुत डिटेल टॉपिक है, इतना हमको डीप में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट हैपेंड व्हेन पृथ्वीराज चौहान ही वाज टेकन टू गजनी अफगानिस्तान, चंद्र बरदाई एट दैट टाइम ही वाज इन दिल्ली ओनली. नाउ चंद्र बरदाई व्हाट ही डिड, उसने ये कहा कि मेरे राजा के साथ इतना बुरा हुआ, उनकी आंखें फोड़वा दी गई, मुझे इसका बदला लेना है, मोहम्मद गौरी को मारना है. सो ही वेंट टू गजनी. He meet the king of Ghazni, that is Muhammad Ghori. He met Muhammad Ghori, and there he told him that Prithviraj Chauhan has the ability to shoot शब्द भेदी बाण. शब्द भेदी बाण का मतलब क्या होता है, केवल अपने शब्दों मतलब शब्द सुन के ही वो जिस दिशा में चाहें उस दिशा में तीर चला सकते हैं. नाउ हेयर स्टार्ट्स द, यहाँ से मतलब आपको ये समझ में आएगा कि रियली हाउ मच मतलब कितने वीर थे पृथ्वीराज चौहान. नाउ एज यू व्हाट हैपेंड वॉज, ये योजना बनाई थी कि जो चंद्र बरदाई है वो एक दोहे के रूप में पृथ्वीराज चौहान को ये बताएंगे कि मोहम्मद गौरी कहाँ पे बैठा है, और सिर्फ उसकी बातें सुन के जो पृथ्वीराज चौहान है वो सिर्फ सुन के, क्योंकि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, वो उस रूट पे उस एंगल पे वो अपना तीर कमान चलाएंगे और मोहम्मद गौरी को मार देंगे. ना मोहम्मद गौरी ही वॉज सिटिंग एट वेरी टॉप, मतलब उसका जो सिंहासन था वो काफ़ी ऊपर था. क्या हुआ, जब चंद्र बरदाई ने बोला कि इस तरह से शब्द भेदी बाण चलाए जाएंगे, तो एक बड़े से ग्राउंड में पूरा अरेंजमेंट किया गया. पृथ्वीराज चौहान चंद्र बरदाई को वहाँ पे लाया गया, और मोहम्मद गौरी जो है वो एक ऊपर बहुत बड़े सिंहासन पे बैठा हुआ था. नाउ व्हाट हैपेंड, चंद्र बरदाई ही सेड टू पृथ्वीराज चौहान, 4 बांस 24 गज अंगुल अश्व प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान. विद दिस ही ट्राइड टू एक्सप्लेन कि मोहम्मद गौरी वो कहाँ पे बैठा है. एंड मीन टाइम मोहम्मद गौरी वॉज ऑल्सो सेइंग कि तीर चलाओ चौहान, तीर चलाओ. सो ही स्टार्टेड लिसनिंग की आवाज़ किधर से आ रही है, और चंद्र बरदाई ने उसको पूरा बता दिया कि कहाँ पे बैठा है.
इसके थ्रू. So with this, पृथ्वीराज चौहान he finally shoot the arrow and it stuck to मोहम्मद गौरी. जाके वो तीर जो है वो मोहम्मद गौरी को लग गया. Although Muhammad Ghori did not died, but after that, Chandra Bardai, he took out his knife and he stabbed to Prithviraj Chauhan and then he stabbed it himself. Why? कि दुश्मन के हाथों से मरने से अच्छा है हम खुद ही वीरगति को प्राप्त कर लें. एंड अनफॉर्चुनेटली, वेरी सैडली, इस तरह से भारत के बहुत ही महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान ही अनफॉर्चुनेटली डाइड. बट ही वॉज, दैट्स वाई आई वाज सेइंग ना कि इतने वीर पुरुष थे. ही वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ही वॉज सच अ ब्रेव पर्सन दैट डिस्पाइट बीइंग नॉट हैविंग हिज आइज, सिर्फ आवाज़ सुन के उन्होंने मोहम्मद गौरी को तीर मार दिया. सो अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद गौरी ही डिडंट इवन डाइड, वो बस घायल हुआ. Then what happened in the year 1194, Muhammad Ghori, he leave one of his favorite general whose name was Qutbuddin Aibak to make further conquest in India and he finally went from India. और इसके बीच में क्या हुआ था, जब 1192 में बैटल ऑफ तराइन हो गई थी, उसके बाद 1193 में मोहम्मद गौरी ही डिफीटेड जयचंद्र. ये वही जयचंद्र है संयोगिता के पिता जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी. ही डिफीटेड जयचंद्र and made Qutbuddin Aibak the viceroy and Ghori returned to Ghazni. Then finally in the year 1200 C, Muhammad Ghori was killed by a Jat named Ram Lal Khokhar. On 15 March 1206 he was killed. राम लाल खोकर जो कि एक जाट, इन्होंने 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गौरी को फाइनली गला काट के मार दिया इन धम्यक डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान. एंड फाइनली विद द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी, his slave Qutbuddin Aibak, जिनको उसने वहाँ का वाइसरॉय बनाया था, he laid the foundation of slave dynasty and period of Delhi Sultanate began in India. That is from 1206 to 1526 where these 5 dynasties ruled India. फिर इसके बाद आते हैं मुगल्स और फिर स्टार्ट होती है मॉडर्न हिस्ट्री. So with this we come to an end of today's topic, that is the Rajput clans, particularly Chauhans and the Turkish invasions. Thank you.